हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। सर, जैसा कि अभी मैंने आरटीआई जो मेंटरशिप स्टूडेंट्स थे एंड जो टेस्ट स्टूडेंट थे मई 23 वाले या जो नए स्टूडेंट्स आए उनका मैंने आरटीआई चेक किया। जैसे आज धीरे धीरे उनकी आरटीआई पेपर्स आना स्टार्ट हो गई, इंस्टीट्यूट से पेपर्स आना स्टार्ट हो गई है। तो उस बेसिस पे मैंने अभी 5-6 पॉइंट्स निकाल के रखे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, जो कि आपका नवंबर या मई 24 है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं आपका कुछ वैल्यू एडिशन ही करके देगा एग्जाम के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे एंड वापस आप इस चीज़ को देख के दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है, इन पॉइंटर्स को ध्यान रखना है। बिकॉज कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट के बाद अगर बेस्ट करना होता है तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, आप उन टॉपिक्स को जो क्विट किए थे या छोड़ा था आपने, स्लैशिंग किया था, पहले उसको कवर करो। अगर 10 to 20 मार्क्स का गेम हो रहा है ना आपके एग्जाम में, 170 180, तो अगर आपने वो टॉपिक्स को पहले कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं पहला वैल्यू एडिशन तो आप वहीं करोगे। जो ऐसा मेंटरशिप में ग्रुप 1 में बच्चे क्लियर किए थे, बिकॉज ग्रुप 1 वॉज टोटली डिफरेंट, टोटली टफ। बहुत 3 पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ थे, मतलब एफ भी अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, ठीक है, बट स्टिल क्लियर किया था। तो वो वैल्यू एडिशन था उनका। प्रैक्टिस एंड ऑल जैसा करते आए तो वैसे ही था, बट उन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन किए थे। जहाँ लॉ में उनको 40 आता था, 55 आया, तो लॉ की वजह से बहुत कुछ बना है इस बार। सर, पहले बात करो डिस्कस की क्या क्या आपने पॉइंटर्स निकाले हैं। सही, ये 6 पॉइंटर्स मैंने निकाले आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखो। ये 6 पॉइंटर्स अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या एंड कैसे कैसे। सर, जैसे लॉ, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, यहाँ पे रेट्स एंड जो नंबर्स होते हैं थ्योरी पेपर्स में, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। नंबर्स अमेंडमेंट जो भी है, जैसे मान लो ऑडिट में ऑडिट कमिटीज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लॉ में तो जैसे प्रिवेंशन ऑपरेशन डायरेक्टर्स में लिमिट्स, 20 लिमिट्स टोटल नंबर डायरेक्टरशिप, ठीक है, आगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर्स में, फेमा में लिमिट्स, आईबीसी में लिमिट्स, ठीक है, 66% 90% कहाँ कहाँ है। तो सर देखो, रेट्स, नंबर्स, चार्ट्स, ये बहुत आपको बनाने पड़ेंगे फॉर रेट्स, या जहाँ नंबर्स आपके लिए, चार्ट्स या स्टिकी नोट। जब जहाँ मैं पढ़ता था, मैं अपने वॉल पे, जैसे लॉ है तो मैं लॉ का एक सेगमेंट बनाता था, वहाँ पे लॉ के सारे चार्ट्स में बना के रख लेता था, स्पेशली फॉर रेट चैप्टर वाइज। सब बहुत हेल्पफुल है। अभी मैं आईटीआई देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेट में मिस्टेक करते, लाइक टीडीएस वाले क्वेश्चन में देख रहा हूँ, जहाँ पे 0.1% का रेट था, स्टूडेंट वहाँ पे 1% लिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे 2% था वहाँ पे 1%, जहाँ पे 1% था वहाँ, मतलब कहीं ना कहीं रेट्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं सर। बिकॉज कंफ्यूज भी होंगे, बिकॉज बहुत सारे रेट्स हो जाते हैं एंड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कौन कहाँ पे कौन सा रेट। बहुत सारे रेट्स तो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं एक दूसरे से। वैसे मान लो एलटीसीजी की बात करूँ, एना टैक्सेशन में कुछ अलग है, नॉर्मल में अलग है। सर, इसको कैसे टैकल करें? देखो, इसको टैकल करने के दो ही उपाय है। जैसे फ़ोन नंबर आप नॉर्मली रेगुलर उसको डायल करते हो तो याद रहता है, तो यहाँ भी वही बच्चों वाली बात बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, चार्ट्स एंड स्टिकी नोट्स का यूज़ करो। आप ऐसा बना लो कि ठीक है, आप 2 मिनट में स्टिकी नोट्स पढ़ोगे, आपको सब रिवाइज हो जाएगा। फ्री टाइम बैठो, ठीक है, थोड़ा नज़र लगा लिया कि हाँ, ये रेट्स, तो दिमाग में कहीं ना वो आपको फिट हो जाएगा। और आज तक मेरे दिमाग में फिट रहता है सब कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ है ना, आपको रिटेन करना होगा, तो आप करना। आप ये नहीं सोच सकती मैं बार बार प्रोविजन बुक पढ़ूंगा एंड मैं रेट्स वापस देखूंगा, नहीं, वापस से मेहनत करोगे रेट्स को निकालने में, स्किम करने में, ठीक है, स्किमिंग करने में। तो आप प्रॉपर क्या करो, रेट्स को निकाल के स्किमिंग करके चार्ट्स में फॉर्म में ले आओ एंड अपने दिमाग पर स्टिक कर लो। क्योंकि एग्जाम में आई से इन थ्योरी पेपर्स नंबर्स पे बहुत ध्यान रखता है, जहाँ नंबर से क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे। तो नंबर्स के लिए आपको चार्ट्स या आपको स्टिकी नोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, ये सारे हथियार है, रेडी कर लो एग्जाम के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये 5 से 10 नंबर के वैल्यू एडिशन करके देंगे। अगर एग्जाम में रेट्स कंफ्यूज हो गए ना, तो वहाँ पे तो मुश्किल से ही याद आता है कुछ। और कभी कभी याद भी आता है तो कंफर्मेशन नहीं होता, हम कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये लिख देते हैं, और वो कॉन्फिडेंस लेके नहीं बैठते आगे वाले पेपर्स के लिए। तो इसको ध्यान रखो। सर, दूसरा क्या है, प्रैक्टिस फुल टेस्ट। देखो, जैसे मैं मेंटरशिप स्टूडेंट का भी यूनिट टेस्ट चल रहा है, जो 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, एंड जो 1 जून से स्टार्ट हुआ था, उनका फुल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जो 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था उनका भी फुल टेस्ट अब सितंबर मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, जो सिंगल ग्रुप थे, बोथ ग्रुप वालों का अक्टूबर मंथ में। तो सर देखो, फुल टेस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है, यूनिट टेस्ट इज जस्ट लाइक, ठीक है, यूनिट टेस्ट हेल्प्स इन कवरेज, कि आपको पहले कवर करने में मदद करेगा, एक मोमेंटम बनाने में मदद करेगा। बट अब यूनिट टेस्ट के बेसिस सोचते हो कि मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, मैंने टेस्ट लगा लिए, नहीं, फुल टेस्ट लगाने पड़ेंगे सर। वो 100 नंबर का प्रेशर लेना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। 100 नंबर में आप बहुत कुछ सीखते हो पेपर में। आप पहले से क्या सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे कितना टाइम देना है टॉपिक्स पे। दूसरा क्या सीखते हो, राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कब सिलेक्ट करो। ये आप यूनिट टेस्ट से नहीं सीख पाते हो, या फुल टेस्ट से सीखते हो। एंड वो क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे का पेपर आएगा, 100 मार्क्स आएगा, 1 कंपलसरी एंड 6 आउट ऑफ 6 में से 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो कोशिश करो सितंबर अक्टूबर मंथ में अपना फुल टेस्ट पे शिफ्ट हो ही जाओ,
ठीक है। अक्टूबर में भी 20 सर, 20 के बाद मैं थोड़ा सा बोलूँगा इसको है ना अवॉइड करो, मत जाना, ठीक है। टेस्ट वेस्ट के लिए नॉर्मल जो पढ़ा है उसको कंप्लीट करो, बिकॉज क्या होता है दोनों केस मिलेंगे, नंबर अच्छे आ गए तो ठीक है, खराब आ गए तो यार बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। एंड मैं पर्सनली 20 तारीख के बाद फुल टेस्ट बहुत कम लेता हूँ, मैं भी अपना टेस्ट एंड ऑल 20 से 22 के बीच में एंड कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, मैं मना करता हूँ, बट स्टूडेंट्स अगर देना चाहते हैं तो वो अपना देते रहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरे प्रेफरेंस में आपको 20 अक्टूबर तक अपना टेस्ट एंड ऑल जो भी खत्म करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ एटलीस्ट 5-6 दिन तो दो अपने को, बिकॉज 25 26 आप अपना एफ में प्रिपेयर करने में स्टार्ट कर दोगे। तो फुल टेस्ट तो जरूर एक दो प्रिपेयर करो। सर ICI मॉक भी दे रहे हो तो एवेल्युएशन करवाओ किसी ना किसी से, ठीक है। या तो आप किसी फ्रेंड से है तो फ्रेंड से, सीनियर है सीनियर से, या जिससे भी आप एवेल्युएशन करा सकते हो। अगर मॉक दे रहे हो, सेल्फ एवेल्युएशन एक पेपर चलेगा, बट एटलीस्ट एक पेपर देखोगे सामने वाले ने क्या, जब हाँ उसको आइडिया होना चाहिए पेपर से नॉलेज, ये नहीं कि अपने छोटे भाई को दे रहे हो, नहीं, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए क्या पैटर्न और किस तरीके नंबर मिलते हैं उसका। सर तीसरा क्या, सिली मिस्टेक्स, ये तो मुझे हाई नंबर मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेपर्स जहां मैं ये देखा हूँ सिली मिस्टेक तो भर भर के, सिली मिस्टेक की वजह से वो सीए नहीं बन पाए, या सिली मिस्टेक की वजह से उनका ग्रुप नहीं क्लियर हुआ। सर सिली मिस्टेक्स किस टाइप के, सर 9,000 फिगर लिखा, कैरी फॉरवर्ड 90,000 कर रहे हैं। इंटर स्टेट लिख रहे CGST SGST, मतलब इंटर स्टेट सिंपली IGST, इस टाइप की सिली मिस्टेक। सर और किस टाइप की सिली मिस्टेक, 19 लाख का टैक्सेबल वैल्यू है, वो 10 लाख से 9 लाख पे 30% निकाल ले, बट वो भूल गए 5 लाख से 10 लाख पे भी निकलता है, एंड 12,500 भी होता है, एंड उसके बेसिस पे अपना DT कैलकुलेशन कर रहे हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में टोटल माइनस समथिंग कुछ करना था, वो माइनस लिख दिया, बट माइनस किया नहीं, नॉर्मली जो टोटल था वही लिख दिया उन्होंने। तो जो सिली मिस्टेक्स है ना, SFM में क्या हुआ, मार्केट रेट दिया हुआ था, EPS दिया हुआ था, अब मार्केट इंटू PE इंटू EPS होना था, PE इंटू MPS निकाल के पता नहीं क्या निकाल ले। तो थोड़ा सा ना अटेंशन, जैसे आप देखते हो कि घोड़े पे ये दोनों साइड से लगा रहता है कि उसको सामने देखना है। तो जब एग्जाम में बैठते हो, चाहे जो भी टेस्ट बैठो, बहुत अटेंटिव होकर बैठो, लाइक नंबर्स भी उठा रहे हो तो एटलीस्ट एक हाथ आना चाहिए, हाँ यार मैं नंबर्स क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, बिकॉज एक छोटा सा मिस्टेक है ना आपका अटेम्प्ट तक लगा सकता है। ये मैंने देखा है यहाँ पे हाई नंबर जिसके 194 195 है, क्लिनिकल एरर, कंसेप्चुअली सब अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक की वजह से उनका ग्रुप रुका। तो सर सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे हो सकते हैं, बहुत अटेंशन, बहुत मतलब एक अटेंशन नेचर। आप सर मान लो आप एग्जाम सेंटर बैठे हो, थोड़ा सा इधर देख लो, नहीं भाई सिंपल अटेंशन, थोड़ा सा इधर उधर गया, वो 3 घंटे ही तो असली है, 3 घंटे ही तो मैंने, ये सब तो चलो एक प्रिपरेशन का है, बट वो 3 घंटे में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो इसका क्या फायदा हो पाएगा। तो यही 3 घंटे से पहले एक फुल टेस्ट बोलता हूँ कि पूरा अटेंशन लगाओ, क्या क्या वो करना है, सिली मिस्टेक्स पता चलेंगे। मैं खुद एफआर में बहुत सिली मिस्टेक्स करता था, बट मुझे पता चल गया सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो मैं एक एक कैलकुलेशन उठाता था बहुत एक्यूरेसी के साथ, बिकॉज मुझे पता है कि एक छोटी गलती मेरा यहाँ पे 10 में से 5 नंबर तो डायरेक्ट ले जाएगा, स्टेप मार्किंग बहुत कम होता है एफआर में, ये चीज़ मेरे को पता थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सर फिफ्थ क्वेश्चन, लैक ऑफ प्रोविजन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट याद रखो, जब आप DT IDT लिख रहे हो ना, जैसे आप DT में आपको याद होगा एक क्वेश्चन बनता है PGVP का, जहाँ पे एक पोर्शन 70% आप देते हो, इधर 30% बेसिकली जहाँ नंबर्स लिखते हो, एंड 70% इज बेसिकली जहाँ पे प्रोविजंस लिखते हो। तो सेम एज इट इज IDT में ये मिसिंग लगा मुझे, ठीक है। सब प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे, बट रिलेवेंट लिखो। अब ये नहीं कि ओवर एक्सप्लेनिंग करने पड़ते। जैसे लॉन्ग मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइक 164 पूछ रहा है, तो 164 में कोई एक डिस्क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, आप पूरा डिस्क्वालिफिकेशन लिख के बैठ गए। 167 में कोई एक वैकेशन पे क्वेश्चन बना है, आप पूरा वैकेशन का क्वेश्चन लेके बैठ गए। नहीं, वंस तो ये चीज ध्यान रखो, प्रोविजन लिखो, रिलेवेंट प्रोविजन लिखो, बट लिखो। IDT में भी आप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो, लाइक बैगेज का, लाइक आप कस्टम ड्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बैगेज ऑन पर्सनल इफेक्ट को नहीं लिया, बट क्यों नहीं लिया, एटलीस्ट लिखना पड़ेगा। वही मैं अभी एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था कि उसने वही क्वेश्चन सॉल्व किया परफेक्ट, बट 3 नंबर मिले, एंड वही क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम में सॉल्व किया था परफेक्ट, 5 में 5 मिले। बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या था, मैंने पॉइंटर्स दिए थे, लाइक पर्सनल इफेक्ट भी 0 है तो क्यों है मैंने बताया, ज्वेलरी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बताया, लैपटॉप एक आ सकता है वो बताया, बट उसने क्या किया नॉर्मल कैलकुलेशन, तो 5 में से 3 दिया ICI ने। बट उस क्वेश्चन में भी आपको 50% या 60% मिलना जो आपको अच्छे तरीके से आता है, फिर कहीं ना कहीं आप अपनी कंपटीशन हार जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कमी आएगा। तो थोड़ा सा प्रोविजंस पे फोकस करो, लाइक IDT में अगर कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो एक नोट दो, एंड नोट मैं बोलूंगा कि बेसिकली वही दे दो, जैसे DT का क्वेश्चन बनाते हो ना, इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने तो 1 2 3 4 दिया, बट उससे आप वो मत करना, कोशिश करो कि जैसे DT कैलकुलेशन करते हो वहीं पे लिखा एंड वहीं पे नोट्स दे दिया। तो सर इससे फायदा क्या होगा, आप जब नोट रेफर करोगे ना आपको टाइम लगेगा, 1 का नोट किया था, 2 का नोट किया था, आपने वहीं पे PGP से बनाते हो, नॉर्मल एसेसेबल वैल्यू भी निकालना है, तो आपने अपना कैलकुलेशन किया, CIF, फिर फ्रेट ऐड किया, फिर इंश्योरेंस ऐड किया, तो नॉर्मल सब प्रोविजन वहीं लिखते गए। सब बहुत इफेक्टिव होगा अगर थोड़ा सा IDT एंड ऑल पेपर में प्रोविजन लिखना स्टार्ट कर दी को, तो नंबर आपका 5-10 नंबर तो सही पड़ेगा। सो फिफ्थ पॉइंट, मार्केट में क्या चल रहा है, 6 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो,
ठीक है, आपको जो हाईएस्ट नंबर होगा 5 में आपको वो ही मिलेगा। देखो कुछ पेपर्स को लेके मैं बोल सकता हूँ कि मिले भी होंगे, बिकॉज आईसीआई में पेपर इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट एज पर आईसीआई नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको पहले, एज पर आईसीआई आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुए होंगे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। मतलब सर, मतलब पहली बात तो आप क्या है कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें तो पता चला था, कहाँ से पता चला, उनको क्या पता चला नहीं पता। बट आईसीआई ने गाइडलाइंस भी दिया हुआ है एंड अपने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, एंड इसमें बहुत सारे पेपर्स भी मैंने देख रखा है कि मार्क्स नहीं देते सर। मतलब आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी किया, 6 में से 5 करने, स्टूडेंट ने क्या किया 6 क्वेश्चन कर दिया, उसको लगा कि चलो ठीक है 4 का हाफ किए, 6 का भी हाफ कर दिया, इसमें अच्छा नंबर होगा वो तो मुझे मिल जाएगा। इससे हड़बड़ी में क्या हो गया ना, हड़बड़ी में उसने 4 अच्छे से सॉल्व किया ना, उसने 6 अच्छे से सॉल्व किया, तो उसको लगा कि ठीक है जिसमें 3 होगा इसमें 2 होगा तो 3 वाला मेरे को मिल जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग के मतलब कंपलसरी छोड़ के जो रेस्ट 5 क्वेश्चन है अगर आपने पहले टच कर दिया, ठीक है, तो वही 5 इवेल्युएट होंगे। छठा क्वेश्चन जो आपने कोई भी किया होगा, सपोज मान लो आपने 2 3 4 6 और 7 सपोज, ठीक है, 2 3 4 6 7, तो ये 7 तक कर दिया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपने आखिरी में किया वो नहीं इवेल्युएट होगा। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन होंगे कंपलसरी वाले छोड़ के वही क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे, ठीक है। इसको समझ लो। तो सही से पता क्या चला, स्टार्टिंग के 50 रीडिंग टाइम में अपना बेस्ट 5 क्वेश्चन कंपलसरी के अलावा सेलेक्ट करना है। जो भी बेस्ट 5, 6 में से 5 या 5 में से 4 होगा वो सेलेक्ट कर लेना, एंड रेस्ट जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है उसको कट कर देना। अगर आपको लगता है कि ये नहीं बनेगा कट कर लेना। ये कभी मैं सोचना कि मैं स्पीड में करूंगा ये भी कर लूंगा, नहीं देगा नंबर आई से आपको बेस्ट 5 का। आई से आपको देगा जो पहले 5 आपने पिक किया है, ठीक है। अभी आरटीआई में 2-3 पेपर्स में देखा है, एंड आई गाइडलाइंस पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ, जिसको पता नहीं होगा तो उसको एटलीस्ट पता चल जाए कि 50 मिनट में हमें टॉप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फायदा दो फायदा है कि आप अटेंशन मोड आपका ऑन रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन देखना ही नहीं है, एंड दूसरा फायदा क्या आप हड़बड़ी में ना पेपर छोड़ोगे नहीं या एक्यूरेसी आपकी बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। सर 6 पॉइंट क्या है सर, राइट कीवर्ड्स प्रॉपर्ली। देखो राइटिंग मैटर, अगर मैं बोलूँ थ्योरी में थोड़ा मोड़ा लेकिन ज़्यादा इंपैक्ट नहीं, बट हाँ मैं ये बोलूँगा अगर आप कीवर्ड्स को भी उड़ा रहे हो ना, लाइक अगर कोई कीवर्ड्स है, ठीक है, सपोज मानो रिस्क असेसमेंट, उस तरीके से लिख रहे हो ना इलाके, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या, और आपको क्या लगता है एग्जाम में एफर्ट्स लगाएंगे। चलो मैं टेस्ट पेपर चेक कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट समझाने के बताता हूँ कि ठीक है, बट एटलीस्ट जहाँ भी कीवर्ड्स है ना वहाँ थोड़ा सा आहिस्ता हो जाए, मतलब आपका 4th गियर लगाया ना वहाँ पे 1st गियर लगा लो, एंड उस कीवर्ड्स को प्रॉपर लिख के अंडरलाइन करो, ठीक है। जैसे पेपर में देखता हूँ किसी टेस्ट का, मैं सबसे पहले नजर आता है कि उसने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ टिक लगाया, वो कीवर्ड्स पे नजर आता है। सपोज मान लो स्मॉल कंपनी कीवर्ड क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40, तो क्या वो 440 पे अंडरलाइन लगा हुआ है, अंडरलाइन लगा तो मैं समझ गया इस बच्चे का कंसेप्ट ठीक है, दूर से दिख गया ना मेरे को, एंड वो क्लियर है 4 करोड़ एंड 40 करोड़, ठीक है, एंड 40 करोड़। तो वो चीज़ ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स है एटलीस्ट उसको प्रॉपर लिखो, वहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी मत करो कि देख मैंने ये 8 है और ये मैंने 3 है, क्या है मैंने घसा हुआ है, मैंने ओवरराइट किया हुआ है, अब तू पता कर ले एग्जामिनर क्या हो सकता है यहाँ पे। तो वो नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को 3 चाहिए, तूने तो 8 बनाया हुआ, काटेगा नहीं। अगर कहीं ओवर राइटिंग भी है तो काट के उसको प्रॉपर लिख दो। देखो 3 घंटे का ही खेल है सारा, अगर वो 3 घंटे, देखो खेल तो बहुत 2.5-3 साल का या 4 साल का जो भी है, बट वो 3 घंटे में परफॉर्मेंस का सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सर 7 सीक्वेंस एनी ऑर्डर, मतलब सर लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का मिथ होता है सर मैं 5A किया बहुत अच्छे से आता था, 5B किया वो भी बहुत अच्छे से आता था, बट 5C हमें आता ही नहीं था। बट हमें किसी ने बताया कि आपको सीक्वेंस सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तो हमने जानबूझ के उसी समय क्या किया, जबरदस्ती 5C भी कर दिया, क्योंकि हम 5C आखिरी में नहीं कर सकते। देखो दो चीज़ समझो, इम्पैक्ट क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में आप कुछ गलत क्वेश्चन दिखाओगे, मतलब जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, जहाँ पे आप जबरदस्ती लिख रहे हो उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के पास ना बैड इम्पैक्ट आता है। मेरे पास भी कुछ पेपर्स आते हैं टेस्ट चेक करने के लिए, अगर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है ना, मैं लीनियंट होकर आखिर नंबर भी देता हूँ कि हाँ यार ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सर मुझे इसमें 5 मिले, इसे 6 मिले, तो भाई देखो तो उसने पीछे में समय अच्छा स्कोर किया, एक्यूरेसी परफेक्ट है, तो मैं नंबर देता हूँ वहाँ पे। बिकॉज ये देखो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का माइंडसेट होता है, ठीक है। अगर उसको स्टार्टिंग से अच्छा दिखाते आओगे तो वही खुल खुल जाएगा, वो बोलेगा ठीक है यार बहुत अच्छा लड़का है, ये नंबर अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, नंबर मिलना चाहिए इसको, ठीक है, डिजर्विंग है, पढ़ा है इसने सब है, तो वो 0.5 क्यों डिडक्ट करें, नंबर देते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन अच्छे दिखाओ। सर 5A B कर लिया, C नहीं, लास्ट में कर सकते हो, ऐसा कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट अगर 5C लिख के ब्लैंक भी करते हो तो एग्जाम में आपका आखिरी पेपर पड़ेगा, मतलब बेसिकली उसको गलत क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाना है। सर अगर टाइम बचा तो लिख दो, नहीं टाइम बचा तो एटलीस्ट आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको अच्छे से आता है। अब खामखा उस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे सीए में क्या है कि ठीक है लॉ का क्वेश्चन है तो कंक्लूजन लिख देना, कंक्लूजन के नंबर मिल रहे हैं। एक चीज और बता दूं, 8 पॉइंट मिसिंग हुआ है सर, क्या हम लास्ट में अगर 2-3 मिनट टाइम है, मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं सिर्फ कंक्लूजन लिख दो 0.5 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, कंक्लूजन का सिर्फ 0.5 या 1 मार्क्स दे रहा है इसे। अगर टाइम 2-3 मिनट है, बेल बजने वाला है, 4:58 हो चुका है, मुझे पता है कि इसमें एसआर पास करके 66% है नॉर्मल, हाँ इन दिस केस 60%, दूसरा पता है, तो 0.5 1 मार्क्स, 39 से 40 हो सकता है, 59 से 60 हो सकता है, या 199 से 200 की सीरीज में आ सकते हो।
तो आप कंक्लूजन लिख दो अगर टाइम कम है तो। नॉर्मली ड्राफ्टिंग अच्छे से करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने लॉ कैसे पढ़ना है या कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें मैंने जस्ट 5-6 वीडियो पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। तो 7-8 कीवर्ड्स थे, होप्स आप समझ गए होंगे क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ मेंटर समझा रहा हूँ, इसको दिमाग में सेट कर लो, ये सब थोड़ा ध्यान रखोगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। फुल टेस्ट देख के अपनी एक्यूरेसी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो मैक्स टू मैक्स 15 to 16 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है। लॉ के क्वेश्चन में मैं मेरे हिसाब से 40% रीडिंग टाइम, या ऑडिट क्वेश्चन 40% रीडिंग टाइम, कि सोचो आंसर के साथ ये किस क्वेश्चन का था। बिकॉज अगर गलत क्वेश्चन समझ लिया, लिखते जाओगे, अब टाइम भी बर्बाद हो रहा है, नंबर भी बहुत कम मिल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लास्ट में वो जाके जीरो हो रहा है, ठीक है। चलो, तो छोटे मोटे टिप्स दे रहा हूँ, टिप्स समझ लो, ठीक है, दिमाग में फिट कर लो। एंड रिगार्डिंग विद एलडीआर एंड ऑल, ऑलरेडी सारे कुछ वेबसाइट, सब कुछ मतलब वेबसाइट भी है आईओएस यूजर्स के लिए, एंड ऑडिट का डिस्कशन भी स्टार्ट है। जो मैं ऑडिट की एलडीआर डिस्कशन बोल रहा हूँ डेली डालूंगा अल्टरनेट बेसिस पे। कल एनबीएफसी का आ जाएगा आपके पास, तो एनबीएफसी डिस्कशन एलडीआर देख सकते हो। सो एलडीआर मिलेगा कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप प्ले स्टोर जाके परचेस कर सकते हो नॉमिनल प्राइस पे। हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है, तो दोनों आप ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास 3 to 4 डेज वर्किंग डेज में पहुंच जाएगा। हाँ, थोड़ा साइड एरिया में टाइम लग रहा है, वीक लग रहा है, बट हाँ पहुंच जाएगा आपके पास। नहीं पहुंचा तो आप रिपोर्ट करो, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचवा देने का, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल एनबीएफसी का डिस्कशन आ जाएगा, एंड न्यू चैनल पर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाए। एंड रिगार्डिंग विद एंड एफआर का लास्ट एनालिसिस एंड ऑल सब कुछ वीडियो रखा हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो एफआर में टॉप कैटेगरी चैप्टर 4 नंबर 26 देख सकते हैं वहाँ पे। सर एलडीआर मिस मत करना, बेसिकली बी एंड सी कैटेगरी तो प्रॉपर करके जाओ, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट से बी एंड सी कैटेगरी बहुत हेल्पफुल होगा एलडीआर से, बिकॉज वही मिस होता है, वो 20-25 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आता है जो मैंने सेलेक्ट किया रहता है, आई से ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।